मैंने कहा था कि अगर मेरी शादी होगी तो सिर्फ सू वनचिन से होगी, लेकिन रीबर्थ के बाद वाला मैं बिल्कुल अलग था। पूरे शेंजिंग में सब जानते थे कि मैं उसका दीवाना था। मैंने खुद ऐलान किया था कि सू वनचिन के सिवा किसी और से शादी नहीं करूंगा, लेकिन दोबारा जन्म लेने के बाद मैंने उसकी छोटी बहन से शादी करने का फैसला कर लिया, क्योंकि पिछले जन्म में मैंने अपनी पूरी जिंदगी और दिल लगा दिया था सू वनचिन को पाने के लिए। मुश्किल से उससे शादी हुई, लेकिन शादी के बाद 50 साल तक मुझे तन्हा जिंदगी जीनी पड़ी। हमारी गोल्डन वेडिंग एनिवर्सरी के दिन मैं गलती से उस कमरे में चला गया जहां वो कभी किसी को जाने नहीं देती थी, और वहां जो मैंने देखा उसने मेरी पूरी दुनिया ही हिला दी। दीवार पर उसके कजन की तस्वीर लगी हुई थी। तब जाकर मेरी जो बंद आंखें थी तो वो खुल गई। वो कभी मुझसे प्यार करती ही नहीं थी, लेकिन इस बार मेरी शादी के दिन वही औरत बिखरी हुई हालत में मेरे पास आई, रोते हुए मुझसे वापस लौटने की भीख मांगने लगी। एंगेजमेंट के तीसरे दिन मेरी मुलाकात सू वेनचिन से एक पार्टी में हुई। उसकी बेस्ट फ्रेंड ने मुझे देखते ही मजाक उड़ाते हुए कहा, वेनचिन देखो तुम्हारा ऑब्सेस्ड लवर फिर तुम्हारे पीछे आ गया। छोटे जीजाजी, अब तो तुम्हारी एंगेजमेंट सू फैमिली में फिक्स हो चुकी है और अब भी इतना चिपक कर घूम रहे हो। यहाँ तक कि जिस पार्टी में सिस्टर वेनचिन आई तुम वहाँ भी पहुँच गए। सू वेनचिन ने मुझे देखा तो और भी ज्यादा इरिटेट हो गई। नियन चाओ, क्या तुम मुझसे शादी करने के लिए इतने डेस्परेट हो? मेरी परमिशन के बिना ही दोनों फैमिलीज ने एंगेजमेंट फिक्स कर दी। अब पूरे शेंजिन को पता चल गया है कि हमारी शादी होने वाली है। तुम सच में कमाल हो। उसकी आंखों में नफरत और तंज देखकर मेरा दिल कस गया, लेकिन कुछ देर बाद मैंने शांत आवाज में कहा, मुझे तुम्हारी परमिशन की जरूरत नहीं, क्योंकि जिस लड़की से मैं शादी करना चाहता हूँ वो तुम नहीं हो। पूरा हाल जोर से हंस पड़ा। उसकी सहेलियां तो हंसते हंसते दोहारी हो गई, कोई जाकर जीजा जी को संभालो जरा, वरना थोड़ी देर में फिर कोई नया ड्रामा करके अटेंशन खींचने लगेंगे। सू वेनचिन का चेहरा और भी ठंडा हो गया। नियान चाओ, तो अब तुम इमोशनल गेम्स भी खेलने लगे हो? सू और नियान फैमिली की शादी फिक्स हो चुकी है। अगर तुम मुझसे शादी नहीं करोगे तो और किससे करोगे? ये कहकर वो मेरे पास आई और धीरे से मेरे कान में बोली, एंगेजमेंट वाली बात को मैं इग्नोर कर सकती हूँ, मैं तुम्हें एक ग्रैंड वेडिंग भी दे सकती हूँ, लेकिन याद रखना मैं लीगल मैरिज सिर्फ उस आदमी के साथ रजिस्टर करूंगी जिससे मैं सच्चा प्यार करती हूँ। मैं हैरानी से उसकी तरफ देखने लगा। पिछले जन्म में सू वेनचिन बहुत ओबीडियंट थी। फैमिली जो कहती थी वो वही करती थी, और बहुत जल्दी ही उसने मेरे साथ अरेंजमेंट रजिस्टर कर ली थी। रुको, क्या वो भी रिबर्थ लेकर वापस आई है? मैं अभी सोच ही रहा था कि उसका कजन लिन बाई पार्टी में आ गया। जैसे ही उसने मुझे और सू वेनचिन को साथ देखा उसकी आंखों में आंसू भर आए। ब्रदर नियान चाओ, सिस्टर वेनचिन, मैंने सुना है आप दोनों की शादी होने वाली है। बेबे कोई गिफ्ट नहीं लाया, लेकिन मैं दुआ करता हूँ कि आप दोनों हमेशा खुश रहो। बात आधी ही हुई थी, लेकिन लिन बे अचानक रो पड़ा। लिन बे रोते रोते बाहर भाग गया। जाते हुए उसने चीख कर कहा, देखो ये सब आपकी वजह से हुआ। सू वेनचिन ने मुझे गुस्से भरी नजर से देखा और बिना पीछे मुड़ के उसके पीछे दौड़ गई। कुछ देर बाद जब दोनों वापस आए तो उनकी उंगलियां एक दूसरे में फंसी हुई थी। लिन बे के होंठ लाल और सूजे हुए थे और सू वेनचिन की गर्दन पर भी एक चमकता हुआ लव बाइट था। पार्टी में मौजूद सब लोग गॉसिप भरी नजरों से मुझे देख रहे थे, जैसे बस इंतजार हो कि मैं गुस्से में फट पड़ूं। सू वेनचिन ने भी इंस्टिंक्टली लिन बे को अपने पीछे छुपा लिया, जैसे उसे मेरी रिएक्शन का डर हो। लेकिन कुछ मिनट बीत गए और मैं बिल्कुल शांत रहा। सू वेनचिन थोड़ी देर के लिए हैरान रह गई, फिर हल्की सी हंसी के साथ बोली, नियान चाओ, लगता है तुम सच में मैच्योर हो गए हो। पहले की तरह बिना सोचे समझे ड्रामा नहीं करते। पार्टी खत्म होने के बाद उसने मुझे रोक लिया। रात बहुत हो गई है, सेफ नहीं है, मैं तुम्हें घर छोड़ देती हूँ। मैंने मना नहीं किया, लेकिन जब मैं फ्रंट सीट क्रॉस करके पीछे बैठने जा रहा था तभी सू वेनचिन मुझसे पहले कार का दरवाजा रोक कर खड़ी हो गई। तुम पीछे बैठो, ये कहकर उसने प्रोटेक्टिवली लिन बे को फ्रंट पैसेंजर सीट पर बिठाया। लिन बे ने मासूमियत के साथ कहा, सॉरी ब्रदर नियान चाओ, सिस्टर वेनचिन बस मेरी फिक्र कर रही है। उन्हें डर था कि मुझे कार सिकनेस हो जाएगी, इसलिए कुछ नहीं बोली। वैसे तो मैं पीछे ही बैठने वाला था। सफर के दौरान सू वेनचिन और लिन बे सामने हंसी मजाक कर रहे थे। फिर अचानक लिन बे ने नखरे करते हुए कहा कि वो सू वेनचिन की लिपस्टिक ठीक करना चाहता है। दोनों एक दूसरे की आंखों में देखने लगे। उनके बीच का फासला धीरे धीरे कम होता गया, जब तक उनकी सांसें एक दूसरे में उलझकर तेज न हो गई हों। अगले ही सेकंड सू वेनचिन को जैसे याद आया कि मैं भी कार में हूँ, वो जल्दी से पीछे हटी। लेकिन जब उसने देखा कि मैं सिर्फ खिड़की के बाहर देख रहा हूँ बिना किसी रिएक्शन के, तो वो अचानक सख्त रह गई। न जाने क्यों उसका चेहरा एकदम अंधेरा सा हो गया। फिर उसने चुपचाप कार स्टार्ट कर दी। घर पहुँचने के बाद भी वो यूजुअल से अलग लग रही थी। उसने फिर से मुझे रोक लिया और मेरे हाथ में एक ब्रेसलेट थमा दिया। उसका लहजा ऐसा था जैसे कोई एहसान कर रही हो। बस करो ये फेक इंडिफरेंट एक्ट। ये ब्रेसलेट हमारी एंगेजमेंट गिफ्ट समझ लो। बस तुम ओबीडियंट रहना, मैं तुम्हें एक ग्रैंड वेडिंग दूंगी। कम से कम नाम
के लिए तो पूरा शेंगजिन तुम्हें मेरा हस्बैंड ही मानेगा। मैंने उसकी तरफ देखकर पूछा, तो जिस आदमी के साथ तुम सच में मैरिज रजिस्टर करना चाहती हो वो लिन बे है। सु वेंगचिन अचानक गुस्से में आ गई, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सी खुशी भी थी, जैसे उसका राज पकड़ा गया हो। मुझे पता था तुम सिर्फ एक्टिंग कर रहे हो। फिर उसने ठंडी आवाज में वार्निंग दी, ध्यान रहे ये बात दोनों फैमिलीज के पेरेंट्स के सामने कभी नहीं आनी चाहिए। हमारा बीच का रिश्ता कोई ऐसी चीज नहीं जो तुम समझ सको। सु वेंगचिन की आवाज ठंडी थी। ली बाई जेंटल है, काइंड है, तुम्हारी तरह घटिया और सेल्फिश नहीं। अगर तुमने उसे हर्ट किया ना तो याद रखना उस वक्त मैं तुम्हारे साथ नाम की शादी करना भी जरूरी नहीं समझूंगी। मैं हंस पड़ा। क्लियरली असल में तो ली बाई ही इतना डरपोक था कि सु फैमिली के सामने अपनी फीलिंग्स कभी कॉन्फेस नहीं कर सका, और अब सारी गलती मेरी बन गई थी। तो अब मैं विलन हो गया। मैंने उससे और जवाब देना भी जरूरी नहीं समझा, सीधा घर लौट आया। जैसे ही घर के अंदर घुसा मेरे फोन पर ली बे की भेजी हुई वीडियो आ गई। वीडियो में सु वेंगचिन बड़े प्यार से उसके हाथ में वॉच पहना रही थी। तभी मुझे समझ आया, जो ब्रेसलेट अभी थोड़ी देर पहले उसने मुझे एंगेजमेंट गिफ्ट कहकर दिया था वो असल में उस महंगी वॉच का फ्री कॉम्प्लीमेंट्री आइटम था। अगले ही सेकंड दोनों एक दूसरे को देखते रहे, फिर अचानक एक दूसरे को पकड़कर किस करने लगे। कार के अंदर उसकी भीगी हुई किसिंग साउंड गूंज रही थी जो मेरे कानों में बहुत चुभ रही थी। ली बे कैमरे की तरफ देखकर मुस्कुराया। ब्रदर न्यान चाओ, सिस्टर वेंगचिन ने अभी आपको सब बता दिया होगा ना। तुम्हारे साथ वेडिंग सेरेमोनी के बाद वो मेरे साथ लीगल मैरिज रजिस्टर करेगी। वैसे भी जिस शादी को लॉ रिकॉग्नाइज नहीं करे उसमें प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस राइट्स भी नहीं होते। पिछले जन्म में रिचेस्ट मैन का हस्बैंड तुम बने थे, इस बार मेरी बारी है। मैं शॉक रह गया। ली बेबी रिबॉर्न था। अब समझ आया कि पिछले जन्म में वो और सु वेंगचिन बाहर से स्ट्रेंजर्स क्यों लगते थे, और इस जन्म में सिर्फ 2 दिन के अंदर दोनों लवर्स की तरह हद पार कर चुके थे। मैंने पिछले जन्म को याद किया। जैसे ही मेरी ऑफिशियली सु फैमिली में शादी हुई थी, सु ग्रुप को अचानक काउंटलेस बिजनेस डील्स मिलने लगे थे। ऑर्डर्स भरते गए, कंपनी की वेल्थ आसमान छूने लगी। कुछ ही वक्त में सु फैमिली शेंगजिन की रिचेस्ट फैमिली बन गई। सु फैमिली के एल्डर्स को लगता था कि मेरे पास प्रॉस्परस हस्बैंड डेस्टिनी है, मतलब जिस फैमिली में मैं शादी करूं उसकी किस्मत चमक जाती है। इसी वजह से सब मुझे बहुत पसंद करते थे। हर कोई मेरे साथ बहुत अच्छा बर्ताव करता था। इसलिए चाहे सु वेंगचिन हमेशा मेरे साथ ठंडी और धूरी भरी रही, फिर भी मैं खुद को खुश समझता रहा। तब मेरी माँ मेरे रूम में आई और बोली, सु मुयान 5 दिन बाद कंट्री वापस आ रही है। मैं थोड़ा सरप्राइज हुआ। मुझे उम्मीद नहीं थी कि हमारी अरेंज मैरिज इतनी स्मूथली प्रोग्रेस करेगी। आखिर पिछली जन्म में सु वेंगचिन की ये छोटी बहन सु मुयान पूरी जिंदगी अनमैरिड ही रही थी। मुझे बस इतना याद था कि वो एक बहुत अच्छी और केयरिंग लड़की थी। उससे शादी करना कम से कम किसी और से शादी करने से तो ज्यादा सुकून देने वाला लग रहा था। अगले दिन मैं सुबह सुबह कंपनी के रूफटॉप पर बने सीक्रेट ग्रीन हाउस में पहुंच गया। यहाँ पर मैंने वो सारे फूल उगाए थे जो सु वेंगचिन को पसंद थे, ताकि मैं उसे इम्प्रेस कर सकूं। पहले मेरी पूरी दुनिया सिर्फ उसके अराउंड घूमती थी, इसलिए ग्रीन हाउस में हर फूल उसकी पसंद का था। लेकिन अब जिस औरत से मैं शादी करना चाहता था वो बदल चुकी थी, तो नेचुरली मुझे ये जगह भी अपनी फ्यूचर वाइफ के टेस्ट के हिसाब से दोबारा डेकोरेट करनी थी। कई दिन की मेहनत के बाद मैंने फाइनली पूरा फ्लावर हाउस रेनोवेट कर दिया, बिल्कुल उस स्टाइल में जो सु मुयान को पसंद था। ब्रेक रूम में रेस्ट करते वक्त मैंने अचानक ली बे की पोस्ट देख ली। फोटो में मेरा सीक्रेट ग्रीन हाउस पूरी तरह बर्बाद हो चुका था। फूलों की डालियां तोड़ दी गई थी और सारे फूल जमीन पर बिखरे हुए थे, और फोटो के बीच में ली बे और सु वेंगचिन खुश मुस्कुराते हुए पोज दे रहे थे। ली बे ने कैमरे के सामने हाथ उठाकर विक्ट्री साइन बनाया हुआ था। कैप्शन था, सिस्टर वेंगचिन को पता था कि मेरे पास फोटोज लेने के लिए कोई अच्छी जगह नहीं है, इसीलिए उन्होंने स्पेशली मेरे लिए इतनी ब्यूटीफुल जगह ढूंढी। किसी का सीक्रेट स्पॉइल्ड होना सच में बहुत अमेजिंग फीलिंग होती है। मेरा दिल एकदम डूब गया। मैं तुरंत ग्रीन हाउस की तरफ भागा। वहाँ पहुँचते ही मैंने देखा सु वेंगचिन मेरे उगाए हुए ऑर्चिड का एक फूल तोड़कर अपने कान के पास लगा रही थी। मैं गुस्से से चिल्लाया, ली बे, ये मेरा ग्रीन हाउस है, किस हक से तुम दोनों यहाँ आए? तुमने मेरी सीक्रेट जगह को बर्बाद कर दिया। ली बे ने मुझे देखा और तुरंत डरा हुआ एक्टिंग करने लगा। उसकी आंखों में आंसू आ गए। सिस्टर वेंगचिन, क्या ली बे ने कुछ गलत कर दिया? ब्रदर न्यान चाओ इतना गुस्सा क्यों है? सु वेंगचिन ने तुरंत उससे अपने पीछे प्रोटेक्ट कर लिया और मुझे ठंडी नजरों से देखकर बोली, ये फूल वैसे भी तुमने मुझे इम्प्रेस करने के लिए ही उगाए थे ना? तुम्हारे वो ओल्ड फैशन चेसिंग ट्रिक्स देख देख कर मैं ऑलरेडी बोर हो चुकी हूँ। अब अगर ली बे यहाँ कुछ फोटोज ले रहा है तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? मुझे उसकी शेमलेसनेस पर यकीन नहीं हुआ। मैंने कब कहा कि ये फूल तुम्हारे लिए हैं? ये सब मैंने अपनी फ्यूचर वाइफ के लिए प्रिपेयर किया है। सु वेंगचिन
बस सरकास्टिकली हंस पड़ी। बस भी करो नियान चाओ, तुम्हारी फ्यूचर वाइफ मैं ही तो हूँ। मैंने ऑलरेडी तुमसे शादी करने के लिए हाँ कर दिया है। ज्यादा एक्टिंग करोगे तो मजा खराब हो जाएगा। मैंने जमीन पर बिखरी हुई फूलों के पत्तों को देखा, मेरी आंखें जलने लगी। तभी अचानक कुछ वर्कर्स अंदर बड़े बड़े सनफ्लावर्स बुकीत लेकर आए। सनफ्लावर ली बे का फेवरेट फ्लावर था। जैसे ही उसका पोलन हवा में फैला, मेरी सांसें भारी होने लगी, मेरा चेहरा लाल पड़ने लगा। मुझे सनफ्लावर पोलन से सीवियर एलर्जी थी और जू वेंगचिन ये बात हमेशा से जानती थी, लेकिन अब उसका ध्यान मेरे ऊपर था ही नहीं। वो बस वर्कर्स को इंस्ट्रक्शन दिए जा रही थी कि फूल कहाँ रखते हैं। उसकी आंखों में सिर्फ ली बे था, जो फूलों के बीच खड़ा खुशी से चमक रहा था। अचानक ली बे ने हल्की सी आवाज निकाली, लगता है ब्रदर नियान चाओ के रोज के कांटे मुझे चुभ गए। सू वेंगचिन का चेहरा तुरंत टेंशन से भर गया। उसने जल्दी से उसका हाथ पकड़कर चेक किया। अगले ही सेकंड वो गुस्से में मेरी तरफ मुड़कर चिल्लाई, तुम्हारे फूल भी तुम्हारी तरह जहरीले और डेंजरस हैं। अगर ली बे को इन्फेक्शन हो गया ना तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। ये कहकर उसने मेरी तरफ देखा तक नहीं। मैं जोर जोर से खांस रहा था, सांस लेने के लिए हाथ बढ़ाकर मदद मांग रहा था, लेकिन उसने बेरहमी से मेरा हाथ ही हटा दिया। फिर वो घबराहट में ली बे को लेकर तुरंत वहाँ से निकल गई, वो भी मुझे छोड़कर। ली बे को लेकर वो बाहर तो निकल गई, लेकिन पता नहीं कितनी देर बाद मैं उस घुटन भरी ग्रीन हाउस से बाहर आ पाया। अभी जो कुछ भी हुआ था उसने मेरे दिल को पूरी तरह ठंडा कर दिया। पहले मुझे लगता था कि सू वेंगचिन बस मुझसे प्यार नहीं करती, लेकिन अब समझ आया मेरे और ली बे के बीच वो मेरी जान को भी किसी बेकार चीज से ज्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देती थी। अच्छा हुआ मैं अब उसे कभी अपनी बीवी नहीं बनाने वाला था। काफी देर तक सांस संभालने के बाद मैं धीरे धीरे खड़ा हुआ। आज रात सू मुयान का ऑफिशियल फैमिली इंट्रोडक्शन डिनर था। पहली मुलाकात थी, कम से कम मुझे उसके सामने अच्छा इंप्रेशन तो छोड़ना ही था। खुद को मेंटली प्रिपेयर करके मैं बेसमेंट पार्किंग की तरफ गया। वहाँ मुझे दूर से एक कार हल्की हल्की हिलती हुई दिखाई दी, लेकिन पास जाकर देखा तो सू वेंगचिन की मर्सिडीज थी। ड्राइवर सीट की विंडो आधी खुली हुई थी और उसके अंदर सू वेंगचिन ली बे की गोद में बैठी हुई थी। उसकी आंख धुंधली थी और वो लगातार उसके ऊपर मूव कर रही थी। मैं पहले ही जान चुका था कि वो मुझसे प्यार नहीं करती, फिर भी ये सीन देखकर मेरा दिल फिर से दर्द से भर गया। तभी सू वेंगचिन ने आंखें खोली और मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में सिर्फ एक पल के लिए पैनिक आया, लेकिन अगले ही सेकंड उसने ली बे के बाल जोर से पकड़कर उसे और गहरा किस करना शुरू कर दिया, जैसे जानबूझकर मुझे हर्ट करना चाहती हो। उसकी मूवमेंट और भी इंटेंस हो गई। ली बे की दबी हुई वो अजीब और गरीब आवाजें पूरी पार्किंग में गूंज रही थी। मैंने तो आंखें फेर ली और सीधा अपनी कार में बैठकर सू फैमिली मेंशन की तरफ निकल गया, लेकिन मुझे उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी कि वहाँ भी हम एक ही वक्त में पहुँच जाएंगे। लगता है ली बे ज्यादा देर तक टिक नहीं पाया। जब सू वेंगचिन कार से उतरी तब भी पैसेंजर सीट पर उन दोनों के यूज किए हुए टिश्यूज और बाकी चीजें क्लियरली दिख रही थी। उसकी नजर मेरे हाथ में पकड़े हुए गिफ्ट पर पड़ी। जो हल्का सा ऑकवर्ड एक्सप्रेशन उसके चेहरे पर था वो तुरंत स्मग स्माइल में बदल गया। तुम मेरे लिए गिफ्ट भी लाए हो, यहाँ लाओ जरा। मुझे डर था कि वो फिर से जबरदस्ती छीन लेगी, इसलिए मैंने तुरंत गिफ्ट अपने पीछे छुपा लिया। ये तुम्हारे लिए नहीं है। सू वेंगचिन हल्की सी हंस पड़ी। अभी पार्किंग गैराज में जो हुआ तुमने देख लिया। मुझे पता है तुम मुझसे प्यार करते हो, मेरे बिना नहीं रह सकते, लेकिन मैंने पहले ही तुम्हें क्लियरली कह दिया था वेडिंग सेरेमनी तुम्हारे साथ होगी, लेकिन लीगल मैरिज रजिस्ट्रेशन के बाद ली बे ही मेरा रियल हस्बैंड होगा। हमारे बीच फिजिकल रिलेशनशिप होना तो नॉर्मल बात है, वैसे भी शादी के बाद कभी कभी वो हमारे ब्राइडल रूम में भी रुक जाएगा। तुम्हें धीरे धीरे आदत डालनी पड़ेगी। मैं कब का उसे शादी करने का इरादा छोड़ दिया था, लेकिन फिर भी मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि वो इतनी शेमलेस हो सकती है। मैं बिना कुछ कहे वहाँ से मुड़ने लगा, लेकिन उसने फिर मेरा हाथ पकड़ लिया। आज रात लिटिल आंट भी आ रही है। पूरा सू फैमिली उन पर डिपेंड करता है, इसलिए आज का फैमिली डिनर बहुत इंपॉर्टेंट है। सू वेंगचिन की बात खत्म होते ही वो सीधा अंदर बैंक्वेट हॉल में चली गई और बैठ गई। मैं समझ रही हूँ मैंने तुम्हें काफी रिस्पेक्ट दे दिया है। फैमिली एल्डर्स अगर मैरिज रजिस्ट्रेशन के बारे में पूछे तो तुम कह देना कि तुम ऑलरेडी रजिस्टर कर चुके हो। और हाँ, आज आफ्टरनून ली बे को जो तुमने हर्ट किया उसके लिए उससे जाकर माफी भी मांग लेना, वरना मैं कभी भी अपना डिसीजन बदल सकती हूँ। ये कहकर वो सीधा डाइनिंग हॉल के अंदर चली गई और बैठ गई। मैं एक लंबी सांस छोड़कर रह गया। कोई बात नहीं, बहुत जल्दी ही उसे पता चल जाएगा कि मैं किससे शादी करना चाहता हूँ। मैं भी अंदर चला गया। सू मुयान अभी तक नहीं आई थी। बाकी एल्डर्स ऑलरेडी अपनी सीट पर बैठ चुके थे। मैंने जानबूझकर सू वेंगचिन से दूर एक खाली सीट पर बैठ गया जो सू मुयान के लिए रिजर्व थी, लेकिन सू वेंगचिन ने मुझे देखते ही आईब्रोज चढ़ाकर तुरंत उठकर मेरे पास आकर बैठ गई। तुम और भी ज्यादा नाटक सीख गए हो, सीट पहले से रिजर्व थी, फिर भी यहाँ ड्रामा कर रहे हो। मैं कुछ कहने ही वाला था तभी दरवाजा खुला। एक गॉर्जियस ग्रेसफुल लड़की अंदर
आई जो कि थी सू मुयान। उसने एक एलिगेंट ड्रेस पहनी हुई थी, धीरे धीरे अंदर आ रही थी। उसका हर स्टेप एरिस्टोक्रेटिक कामनेस और नोबिलिटी शो कर रहा था। वो पहले जैसी नहीं थी, अब वो और भी ज्यादा मेच्योर, एलिगेंट और डिस्टेंट लग रही थी। पूरा हॉल खड़ा हो गया, सबकी नजरें उस पर थी, लेकिन उसकी नजर सीधा मुझ पर जा रही थी। जब उसने मुझे सू वेंगचिन के साथ देखा तो उसकी आंखों में हल्का सा डिस्कम्फर्ट आ गया। मैं कुछ एक्सप्लेन करने ही वाला था कि तभी सू वेंगचिन का फोन बज गया और वो बाहर किसी को रिसीव करने चली गई। मैं थोड़ा अनईजी हो गया। सू मुयान धीरे से मेरे पास आई और सीधा मेरे पास बैठ गई। सभी लोग आ गए हैं ना, तो स्टार्ट करते हैं। फिर उसने खुद मेरे लिए श्रिम्प पील करना शुरू कर दिया। मैं एक्सप्लेन करना चाहता था कि ये सू वेंगचिन ने जबरदस्ती सीट ले ली थी, लेकिन वो ऑलरेडी मुझे खाना सर्व कर रही थी। हर चीज परफेक्ट थी। श्रिम्प केयरफुली पील्ड, फिश बोन्स क्लीन हुए थे, सब कुछ एग्जैक्टली मेरे टेस्ट के हिसाब से। उसकी केयर इतनी डिटेल थी कि मैं बस खाता रह गया और मेरी चीक्स हल्का सा पफ हो गई। अभी डोर फिर खुला, ली बे अंदर आया। अंकल आंटीज हेलो सबको। उसकी फेक पोलाइट आवाज हॉल में गूंज गई, लेकिन सू फैमिली के एल्डर्स के चेहरे इंस्टेंटली ठंडे हो गए। ली बे सू फैमिली के साइड से इलिजिमेट बैकग्राउंड से था और शेंगजिंग सर्कल में उसकी कोई इज्जत नहीं थी। अगर सू फैमिली का फेस ना होता तो उसका यहाँ आना भी अलाउड नहीं होता। ओल्ड मास्टर सू का चेहरा सख्त हो गया और वो लीबे को ऑलमोस्ट डांटने ही वाले थे। डाइनिंग हॉल में माहौल पहले से ही शांत था, लेकिन लीबे के आते ही सब बदल गया। ओल्ड मास्टर सू ने थोड़ी सख्त आवाज में कहा, फैमिली डिनर में तुम एक आउटसाइडर को क्यों ले आए हो? लीबे की आंखें लाल हो गयी। वो अपनी बेइज्जती महसूस करते हुए चुपचाप सू वेंगचिन के पीछे छुप गया। सू वेंगचिन तुरंत उसके आगे आई, प्रोटेक्टिवली उसे कवर करते हुए बोली, लीबे कोई बाहर का नहीं है, वो नियान चाओ का ब्रदर है, तो इवेंचुअली वो फैमिली का ही पार्ट हुआ। फैमिली डिनर है, उसे यहाँ आने से रोकने का कोई रीजन नहीं। उसकी बात खत्म होते ही उसकी नजर मेरे पास वाली सीट पर गई जो अब सू मुयान ने ले ली थी। उसका चेहरा एक पल में ठंडा पड़ गया, लेकिन वो कुछ नहीं बोल पाई। वो क्लियरली इरिटेट हो गई थी, वो भी ये देखकर कि सू मुयान मुझे खाना सर्व कर रही थी। इसी बीच मेरे फोन पर मैसेज आया सू वेंगचिन का, तुम्हारा मतलब क्या है? सिर्फ लीबे को अंदर लाने के लिए तुमने अपनी चाची को भी यहाँ ड्रामा करने के लिए बुला लिया? मैंने फोन साइलेंटली लॉक कर दिया, रिप्लाई भी नहीं दिया। इससे वो और भी ज्यादा गुस्से में आ गई। उसकी नजरें ऐसी थी जैसे मुझे चीर देना चाहती हो। तभी सू पैट्रियार्क ने ग्लास उठाया और बोला, रिसेंट एंगेजमेंट जो हमारे दोनों फैमिलीज के बीच फिक्स हुआ है, तो उसके बारे में अब पूरा शेंगजिन जानता है। आज का डिनर इसी बात को फॉर्मली कंफर्म करने के लिए है। रजिस्ट्रेशन और वेडिंग एग्रीमेंट्स भी फाइनलाइज करे हैं। अभी वो बोल ही रहे थे कि सू वेंगचिन ने जल्दी से बात काट दी। डैड, रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी ऑलमोस्ट डन है, हम खुद मैनेज कर लेंगे, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। फिर मेरी तरफ देखकर बोली, नियान चाओ बोलो ना। उसकी आंखों में क्लियरली प्रेशर था, मुझे उसकी बात सपोर्ट करनी थी। मैं चुपचाप रहा, नजर नीचे कर ली। वो इरिटेट हो गई। फिर उसने मैसेज भेजा, अगर तुम ऐसे ही कंटिन्यू करते रहे तो मैं एंगेजमेंट तोड़ दूंगी, डोंट पुश मी। मैंने अपना फोन उठाया और बिना किसी हेजिटेशन के उसे ब्लॉक कर दिया। जैसे ही उसने देखा कि मैं उसे इग्नोर कर रहा हूँ, उसकी आंखें वाइड हो गई डिसबिलीफ के साथ। तभी सू मुयान ने धीरे से टेबल के नीचे मेरा हाथ पकड़ लिया। उसकी आवाज काम थी, मैं नियान चाओ के फैसले का पूरा रिस्पेक्ट करती हूँ, वो जो डिसाइड करेगा मैं एक्सेप्ट करूंगी। उसकी हाथ की गर्मी ने मुझे एक पल के लिए कंफ्यूज कर दिया। सू वेंगचिन ने ये सुनते ही जल्दी से एग्री कर लिया, फोर्स्ड स्माइल के साथ। हाँ, चाची बिल्कुल सही कह रही है। डैड, आप दोनों बस हमारे वेडिंग का वेट कीजिए, हमारे लिए जो है वही काफी है। बाकी सब बड़े लोग ये सुनकर हैरानी से उसकी तरफ देखने लगे। आखिरकार तो के पिता गुस्से में आ गए, हम तुम्हारी छोटी बुआ की शादी की बात कर रहे हैं, तुम बीच में क्यों बोल रही हो? तो वेंगचिन अभी भी समझ नहीं पा रही थी कि उसके साथ क्या हो रहा है। छोटी बुआ की शादी होने वाली है, ये तो अच्छी बात है। बिल्कुल सही वक्त पर हमारी शादी भी साथ में हो सकती है। इसी तरह तो परिवार में और भी ज्यादा खुशी और रौनक हो जाएगी। तो के पिता ने बावें सिकुड़ कर कहा, तुम क्या बकवास कर रही हो? कौन सी साथ में शादी? घर में अभी तुम्हारी शादी की बात ही नहीं हो रही। शादी तुम्हारी छोटी बुआ और येन जियाओ की है, तुम अभी बच्ची हो, यहाँ हंगामा मत करो। ये कहकर तो के पिता खुशी से भरे चेहरे के साथ मेरी तरफ ग्लास उठाकर बोले, अरे मैं तो सोच ही रहा था कि शायद इस जिंदगी में अपनी इस छोटी बहन को दुल्हन बनते देख ही नहीं पाऊंगा। येन जियाओ, ये जन्म तुम्हारे नाम। तब जाकर तो वेंगचिन को समझ आया कि बात क्या है। उसका चेहरा एकदम सख्त हो गया और उसकी आवाज कांपने लगी। पापा, आपने कहा शादी किसकी और किसकी होने वाली है? तो के पिता के जवाब देने से पहले ही सू मुयान ने मेरा हाथ पकड़कर मेज पर रख दिया और सीधा तो वेंगचिन की आंखों में देखते हुए बोली, शादी मेरी और येन जियाओ की होने वाली है, ये मुमकिन नहीं है, बिल्कुल भी मुमकिन नहीं। तो वेंगचिन अचानक कुर्सी से खड़ी हो गई। उसके चेहरे पर यकीन ना कर पाने वाला एहसास साफ दिख रहा था। पागल लड़की, आज रात तुम्हें क्या हो गया है? फैमिली डिनर में बिना वजह हंगामा कर रही हो, कोई तमीज है भी या नहीं? अब बुजुर्गों के साथ भी बदतमीजी कर रही हो, अगर और नौटंकी की तो बाहर निकाली जाओगी। तो के पिता गुस्से से चीख पड़े। तो वेंगचिन ने मजबूर
फौरन अपने दिल के झटके को दबा लिया। उसने दोनों हाथ कसकर बांध लिए और होंठ दबा लिए। उसके बाद पूरी फैमिली डिनर के दौरान सब लोग मेरी और तो मुयान की शादी की तैयारियों और डिटेल्स पर बात कर रहे थे, लेकिन पूरे वक्त तो वेंगचिन की नजरें मेरे पर टिकी हुई थी। यहाँ तक कि लिन बे ने कई बार उससे प्यार से बात करने की कोशिश की, लेकिन उसे पता तक नहीं चला। जब फैमिली डिनर खत्म हुआ और सब घर लौटने लगे, तब मैं अपना कोड भूल गया। तो मुयान तुरंत उससे लेने वापस चली गई। मैं दरवाजे पर उसका इंतजार कर ही रहा था कि अचानक लाल आंखों वाली तो वेंगचिन ने मुझे रोक लिया और पूछा, तुम्हारी मंगनी मेरे साथ नहीं मेरी छोटी बुआ के साथ क्यों है? मैंने उसका हाथ झटक कर उल्टा सवाल किया, क्यों नहीं हो सकती? तो वेंगचिन ने अपनी मुट्ठी कस ली। ड्रामा मत करो येन चियाओ, तुम तो मुझसे इतना प्यार करते थे कि मेरे लिए मरने तक को तैयार थे। मेरे अलावा तुम किसी और से शादी करने के लिए कैसे मान सकते हो? मैं ठंडी हंसी हंसा, लेकिन अब तुम खुद देख सकती हो मैं किसी और से शादी करने वाला हूँ। तो वेंगचिन, इतने सालों तक मैं तुम्हारे पीछे घूमता रहा, अब मैं थक चुका हूँ और मैं तुमसे प्यार भी नहीं करता। वैसे भी जिस इंसान से तुम प्यार करती हो वो तो मैं हूँ ही नहीं, है ना? इसलिए मिस, थोड़ा अपनी इज्जत का ख्याल रखो और मेरे साथ और मत उलझो। तो वेंगचिन की आंखों में अचानक दर्द भर आ गया। ये मुमकिन नहीं है, तुम मुझसे प्यार करते थे, कैसे छोड़ सकते हो? अभी कुछ ही वक्त पहले तो हम। अचानक उसके चेहरे का रंग बदल गया। उसने मजबूर और बेचारी सी शक्ल बनाकर नरम आवाज में कहा, ठीक है येन चियाओ, अब तुम मुझसे नाराज मत रहो। मैं वेडिंग ड्रेस के बारे में मान जाती हूँ, सब कुछ तुम्हारी पसंद के मुताबिक होगा। वेडिंग गिफ्ट्स भी वही लेंगे जो तुम्हें पसंद है, ठीक है? और हाँ, चाहे मेरी और लिन बे की शादी रजिस्टर हो चुकी हो, फिर भी मैं उसे हमारे हनीमून सूट में नहीं लाऊंगी, ताकि तुम्हें बुरा ना लगे। अब तो ठीक है ना? मैं उसकी तरफ अविश्वास से देखने लगा, जैसे पहली बार इस औरत को सच में पहचान रहा हूँ। इतनी देर बाद भी वो यही समझ रही थी कि मैं सिर्फ उससे नाराज हूँ। मेरी अपनी शादी थी और उसका हर इंतजाम वैसे भी मेरी पसंद के मुताबिक ही होना चाहिए था। वेंगचिन, मैं आखिरी बार कह रहा हूँ, जिस औरत से मैं शादी करना चाहता हूँ वो सिर्फ तो मुयान है। यहाँ तमाशा मत करो, तुम हिम्मत करके उससे शादी करके तो देखो। वेंगचिन ने देखा कि ना तो मिन्नतें काम आ रही है और न ही धमकियां, तो उसने अचानक से मेरा हाथ जोर से पकड़ लिया, लेकिन अगले ही पल मैं एक गर्म बाहों के घेरे में खींच लिया गया। मुयान ने मेरा कोट मेरे कंधों पर डाल दिया और बिना झिझक के एक जोर का थप्पड़ वेंगचिन के चेहरे पर झाड़ दिया। वेंगचिन, किसने तुम्हें मेरे मंगेतर को हाथ लगाने की हिम्मत दी? वेंगचिन के होंठों के कोने से खून निकल रहा था। उसने दांत बिंच लिए, लेकिन चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। छोटी बुआ, पूरे शेंजिन में किसी से भी पूछ लो, कौन नहीं जानता कि येन चियाओ बचपन से मेरे पीछे घूमता आया है। ऐसे सेकंड हैंड आदमी को भी आप अपना बनाना चाहती हैं? मुयान का गुस्सा और बढ़ गया। उसने 2 और थप्पड़ लगा दिए। तुम्हें तमीज नहीं सिखाई गई लगता है, तो आज मैं तुम्हें सिखा देती हूँ कि इंसान कैसे बनते हैं। अगर तुम इस प्रेसिडेंट की कुर्सी पर बैठी हो तो याद रखो कि मैं किसी को भी तुम्हारी जगह बिठा सकती हूँ। अभी के अभी मेरी नजरों से दूर हो जाओ। मैंने देखा कि तो मुयान की उंगलियां लाल हो गई थी। मैं खुद को रोक ना सका और पूछ लिया, तुम्हारे हाथ में दर्द तो नहीं हो रहा? सु वेंगचिन की आंखों में एक पल के लिए उम्मीद की चमक उभरी, लेकिन जब उसने सिर उठाया तो देखा कि मैं उसकी तरफ नहीं बल्कि तो मुयान के हाथ पकड़कर उसकी छोड़ देख रहा था। उसकी आंखों की सारी रोशनी एक पल में बुझ गई। तो वेंगचिन ने मुझे गहरी नजर से देखा, फिर वो उदास और समझ न आने वाले चेहरे के साथ वहाँ से चली गई। इसी वक्त लिन बे बाहर आया और उसके पीछे भागकर बोला कि वो उसे घर छोड़ दे। उसने जैसे उस आदमी की बात सुनी ही नहीं, लिन बे को वहाँ छोड़कर खुद गाड़ी चलाकर चली गई। मैं एक तरफ घबराहट में तो मुयान की उंगलियों को चेक कर रहा था और दूसरी तरफ समझा भी रहा था। पहले में तो वेंगचिन का पीछा करता था, लेकिन हम कभी बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड भी नहीं बने और मेरे और उसके बीच कभी वैसा कुछ भी नहीं हुआ। तो मुयान ने नरम मुस्कान के साथ मेरे बालों को सहलाया और हल्की सी हंसी के साथ बोली, चिंता मत करो, उस लड़की की बातों को दिल पर मैं नहीं लूंगी। मैं उसके लाल हुए चेहरे को चुपचाप देख रहा था। अचानक तो मुयान ने अपना हाथ पकड़ लिया, थोड़ा बेचारा सा चेहरा बनाकर मेरी तरफ देखा। मेरे हाथ में अब भी दर्द हो रहा है, शायद मैं गाड़ी नहीं चला पाऊंगी और अगले 2 दिन तक तो मैं शायद खाना भी नहीं खा पाऊंगी। मुझे किसी की देखभाल की जरूरत पड़ेगी, तभी ठीक हो पाऊंगी। एक बड़ी कंपनी की CEO होते हुए भी वैसे तो वो कब खुद खाना बनाती थी, लेकिन उस वक्त उसका बचकाना अंदाज देखकर मेरा दिल पिघल गया। मैं भी उसी तरह उसके सर पर हाथ फेरते हुए बोला, जैसे वो मेरे साथ हमेशा सब्र से पेश आती थी। ठीक है, तो फिर अगले कुछ दिन मैं तुम्हारी देखभाल करूं। तो मुयान के होंठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। तो पहले से ही शुक्रिया मेरे प्यारे पति देव। अगले कुछ दिन मैं और तो मुयान बहुत खुशी से साथ रहे। हमारी पर्सनैलिटी एक दूसरे को परफेक्टली बैलेंस करती थी। हम दोनों एक दूसरे को समझते भी थे और बर्दाश्त भी करते थे। सिर्फ 10 दिन साथ रहने के बाद ही हम इतने करीब हो गए जैसे सालों से शादीशुदा जोड़ी हो। तब मुझे एहसास हुआ कि पहले गलत इंसान से प्यार करते हुए जो वक्त मैंने बर्बाद किया था वो वाकई बहुत
अफसोस की बात थी। लेकिन कुछ ही दिन बाद मेरी एक करीबी दोस्त का मैसेज आया, कांग्रेचुलेशन यन शाओ, तुमने इतने सालों तक तो विंचेन का पीछा किया और आखिरकार उससे पा ही लिया ना। मैंने सुना है तुम दोनों की शादी की खुशखबरियां आने वाली हैं। मैं तो तुम्हारी शादी की दावत और सेलिब्रेशन का इंतजार ही नहीं कर पा रहा। तोसू परिवार आखिर एक बहुत ही बड़ा और प्रभावशाली खानदान था। उन्होंने फैसला किया था कि शादी की तारीख पक्की होने के बाद ही असली जानकारी पब्लिक की जाएगी। इसलिए शेंगजिंग के हाई सोसाइटी सर्कल में अभी भी सबको लगता था कि मेरी शादी तो विंचेंग से होने वाली है। दोस्त की बात सुनते ही मैं हैरान रह गया। मैंने क्यूरोसिटी में सू वेनशिंग का वो अकाउंट खोला जिसे मैंने ब्लॉक कर रखा था। तब मैंने देखा कि उसने अपनी प्रोफाइल पिक्चर, कवर फोटो और पिन पोस्ट सब बदलकर मेरी तस्वीर लगा दी थी। उसका स्टेटस भी बदलकर कुछ ऐसा कर दिया था, इस जिंदगी में मुझे सिर्फ येन शियाओ ही चाहिए। ये साफ था कि वो जानबूझकर हमारे पूरे सोशल सर्कल को कुछ दिखाना चाहती थी। लेकिन उसकी इन हरकतों से अब मेरे दिल में जरा भी हलचल नहीं हुई। मुझे अच्छी तरह याद था पिछले जन्म में मैंने उसे कितनी बार मिन्नत की थी। उसने कभी भी एक पल के लिए भी मेरे लिए अपना प्यार जाहिर नहीं किया था, और अब जब उसने मुझे खो दिया तब अचानक उसे पछतावा होने लगा और वो सब कुछ ठीक करना चाहती थी। सू वेनचिन का ये प्यार मेरे लिए बहुत सस्ता और बेकार था। उस दोपहर मैं अपने एम्प्लॉइज को कंपनी के कैफेटेरिया में सिंपल लंच के लिए ले गया। हम आधा खाना ही खा पाए थे कि अचानक लिन बे पागलों की तरह दौड़ता हुआ आया और सीधा मेरी तरफ उंगली करके चिल्लाने लगा, येन शियाओ, आखिर तूने वैंग चिंग पर कौन सा जादू कर दिया है? वो इतनी अच्छी भली थी, फिर अचानक तेरे पीछे क्यों पड़ गई? अब तो वो मुझसे अपनी रजिस्टर्ड मैरिज भी तोड़ना चाहती है। क्यों? किस बात की कमी है मुझ में? चाहे चीजें दोबारा शुरू कर लूं, फिर भी मैं तुझसे कम ही रहूंगा क्या? तू मर क्यों नहीं जाता? अगले ही पल लिन बे ने किसी और का गरम सूप का बाउल छीन लिया और उसने मेरी तरफ फेंकने के लिए हाथ उठाया। लेकिन उससे पहले ही एक शख्स मेरे सामने आकर खड़ा हो गया। वो थी सू वेनशिंग। उसने मेरी तरफ देखकर जबरदस्ती से एक मुस्कान दी, जैसे ये कह रही हूँ कि सब ठीक है। फिर उसने अपनी पीठ से वो गरम सूप झेल लिया जो लिन बे ने फेंका था। ये तसल्ली करने के बाद कि मुझे जरा भी चोट नहीं लगी तो सू वेंगशिन अचानक मुड़ गई। उसकी आंखों में गहरा गुस्सा था जब उसने लिन बे को देखा। किसने तुम्हें हिम्मत दी कि तुम येन शियाओ के सामने इस तरह का हंगामा करो? तुम उसे नुकसान पहुंचाना चाहते हो? लगता है तुम जीना नहीं चाहते। ये कहकर वेनशिंग ने लिन बे को जोर से धक्का दे दिया। वो जोर से जमीन पर जा गिरा। गिरने के साथ ही उसके जेब से एक प्रेगनेंसी टेस्ट किट और प्रेगनेंसी रिपोर्ट का कागज बाहर निकलकर गिर गया। सब लोग तुरंत उस तरफ देखने लगे। एक कोलीग ने रिपोर्ट उठाकर देखी और हैरानी से अपना मुंह ढक लिया। हे भगवान, मिस्सू, क्या आप प्रेग्नेंट हैं? लिन बे ने तुरंत रिपोर्ट छीन ली और फख्र से मुस्कुराया। उसने तो सू वेनशिंग की तरफ इशारा करते हुए कहा, वेनशिंग, तुम्हें शायद अभी तक पता नहीं है, मैंने चुपके से तुम्हारा ब्लड सैंपल टेस्ट करवाया था। रिजल्ट के मुताबिक तुम मेरे बच्चे की माँ बनने वाली हो। चाहे तुम अभी भी येन शियाओ को नहीं भूल पा रही हो, लेकिन अब तुम्हें मुझसे ही शादी करनी पड़ेगी। तुम मेरी बीवी बनोगी। ये सुनकर सू वेनशिंग घबरा गई। वो तुरंत मेरी तरफ मुड़कर सफाई देने लगी। नहीं येन शियाओ, ऐसा नहीं है। उस दिन तुमने खुद देखा था ना, मेरी कार की पैसेंजर सीट पर सिर्फ कॉन्ट्रासेप्टिव्स और प्रोटेक्शन का सामान था। मैं उसके बच्चे की माँ नहीं हो सकती। जरूर ये किसी और औरत के साथ था और अब किसी और की प्रेगनेंसी रिपोर्ट लेकर मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है। अगर मैंने उसका हाथ झटक दिया, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वो इतनी बदल कैसे गई थी। मान लो कि प्रेग्नेंट औरत तुम नहीं हो, तो क्या तुम खुद को बहुत पाक साफ समझती हो? सू वेनशिंग, मुझे और घिन मत दिलाओ। उसके इलाज का पूरा खर्चा मैं दे दूंगा और किसी भी और बात के लिए मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। मुझे कुछ भी सुनने में इंटरेस्ट नहीं है। ये कहकर मैं मुड़कर चला गया। उसके बाद लिन बे ने सब कुछ दाव पर लगाने का फैसला कर दिया। उसने सोचा कि वैसे भी बात सबके सामने आ चुकी है और उसकी इज्जत पूरी तरह बर्बाद हो चुकी है, इसलिए उसने हर मुमकिन तरीके से तो परिवार से छिप के रहने की कोशिश की। वो पूरे शेंगजिन में घूम घूम कर ये अफवाह फैलाने लगा कि उसका और तो वेंगशिन का काफी पहले से अफेयर था। ये भी कहने लगा कि दोनों का बच्चा भी होने वाला है और ये कि दोनों पहले से ही शादी रजिस्टर करवाने का फैसला कर चुके थे। जब सू परिवार को ये पता चला तो उन्होंने तुरंत सू वेनचिंग को घर बुला लिया। सबसे पहले उसका मेडिकल चेकअप करवाया गया। जब पता चला कि वो बिल्कुल प्रेग्नेंट नहीं थी तो घर वालों ने उसे सख्त सजा दी। उसकी पीठ पहले से ही जली हुई थी और जख्मी थी। परिवार की सजा के बाद उसके शरीर पर और भी कई घाव और निशान पड़ गए। अपने घर का मामला सुलझाने के बाद सू परिवार ने सीधा सबूत पब्लिक कर दिए और लिन बे के मुंह पर दे मारे। लिन बे पूरे शेंगजिन के अपर क्लास सर्कल में एक मजाक बनकर रह गया। इसके साथ ये बात भी सामने आ गई थी कि ली बे की तरह उसकी माँ भी घरों को तोड़ने वाली थी। जैसी माँ वैसा बच्चा, और
मगर इससे लीबे का और भी ज्यादा मजाक बन गया। मुया को चिंता थी कि इन सब झंझटों की वजह से मैं परेशान हो जाऊंगा, इसलिए उसने जानबूझकर अपना बहुत सारा वक्त मेरे साथ बिताना शुरू कर दिया। वो मुझे अलग अलग जगहों पर घुमाने ले जाती थी ताकि मेरा मन हल्का हो सके। उसे हमेशा डर रहता था कि कहीं मैं उदास न हो जाऊं। मैं बस उसे अपनी बाहों में कसकर पकड़ लेता। उदास तो मैं इतना नहीं हूँ, बस अफसोस होता है कि मैंने कभी ऐसे इंसान से प्यार किया और अपनी पूरी जिंदगी के इतनी कीमती साल बर्बाद कर दिए। तो मुयान ने मुझे भी गले लगाया और मेरे माथे पर प्यार से किस किया। कोई बात नहीं, अब मैं हूं ना, आने वाले सालों में तुम्हारी हर खुशी मैं खुद पूरी करूंगी। फिर मेरी बर्थडे की रात आई तो मुयान ने सिटी स्क्वायर के एक गार्डन रेस्टोरेंट को पूरी तरह बुक कर लिया। मैंने सोचा था कि वो बस मेरा बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहती हैं, लेकिन अचानक सामने वाली बिल्डिंग की बड़ी स्क्रीन पर शब्द चमकने लगे, यन श्याओ क्या तुम मुझसे शादी करोगे? आसमान में सैकड़ों ड्रोन्स उड़ने लगे, कभी दिल का शेप बनाता, कभी अंगूठी का, और कभी क्यूपिड के तीर का, और कभी प्यार के और सिंबल्स का। तब मुयान एक रिंग लेकर मेरे सामने घुटनों पर बैठ गई। उसके दोस्त भी छुपने की जगहों से बाहर निकल आए और तालियां बजाने लगे। मुयान ने मेरी तरफ देखकर कहा, यन श्याओ आज मैं तुम्हें मुयान के रूप में सिर्फ अपनी तरह से तुमसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। यन श्याओ क्या तुम मुझसे शादी करना चाहोगे? मेरी आंखें नम हो गई। मैंने पूरे यकीन के साथ सिर हिलाया, मैं तैयार हूँ मिस सू मुयान। मैंने उसके हाथ से रिंग ली और उसकी उंगलियों में पहना दी। तारे भरे आसमान के नीचे और दोस्तों की दुआओं और तालियों के बीच हमने एक दूसरे को गहरा और प्यार भरा किस किया, और उस पल हमारी आंखों में सिर्फ एक दूसरे की तस्वीर थी। जल्द ही वो दिन आ गया जब मेरी और मुयान की शादी रस्मी तौर पर होने वाली थी। जब रिंग एक्सचेंज का वक्त आया तो वैन सिंह जो असल में घर पर अपने जख्मों से रिकवर कर रही थी, तो अचानक शादी के हॉल में घुस आई। यन श्याओ तुम उससे शादी नहीं कर सकते। मिसेस तो गुस्से में भड़ गई। उन्होंने तुरंत बॉडीगार्ड्स को हुक्म दिया कि तो वैन सिंह को पकड़कर रखें और उसकी तरफ उंगली करके डांटते हुए बोली, बदतमीज लड़की, आज तुम्हारी छोटी बुआ की शादी का सबसे खुशी का दिन है और तुम यहाँ हंगामा करने क्यों आई हो? अभी के अभी नीचे उतरो और तो ग्रुप की सीईओ वाली कुर्सी भी भूल जाओ। अपनी पिता के डांट के सामने तो वैन सिंह ने पहली बार सीधा विरोध किया, ना करूँ सीईओ की जॉब तो ना सही, मुझे इस पोजीशन की कोई भी परवाह नहीं है, मुझे सिर्फ यन श्याओ चाहिए। यन श्याओ शायद तुम मेरी बात पर यकीन ना करो, लेकिन पिछले जन्म में तुम्हारी पत्नी मैं ही थी। हम एक दूसरे का सहारा बनकर बुढ़ापे तक साथ रहे थे, वही हमारा असली अंजाम होना चाहिए था, लेकिन अब सब कुछ गलत हो गया है। प्लीज मेरे पास वापस आ जाओ। जो कुछ तो मुयान तुम्हें दे सकती है, मैं भी कुछ सालों की मेहनत के बाद तुम्हें दे सकती हूँ। अगर मैं भी रिबर्थ लेकर वापस ना आया होता तो शायद पहले वाला मैं उसकी बातों पर सच में यकीन कर लेता, लेकिन अब मुझे समझ नहीं आता था कि इस जन्म में तो वैन सिंह इतनी जिद और दर्द के साथ मुझे क्यों पकड़े हुई थी। क्या सच में उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था? क्या उसे सच में समझ आ गया था कि जिस इंसान से वो प्यार करती थी वो मैं था और अब उसे देर हो चुकी थी? लेकिन अफसोस, जवाब जो भी हो, मेरे लिए उसकी कोई अहमियत नहीं बची थी। मैं उसकी आंखों में देखकर धीरे धीरे और साफ अल्फाजों में बोला, अगर तुम अभी भी नहीं समझी तो ध्यान से सुन लो। यन श्याओ जिसे आज प्यार करता है वो सिर्फ तो मुयान है और इस जिंदगी में भी सिर्फ उसी से प्यार करूंगा। आज के बाद मैं भी मुयान की तरह तुम्हें अपनी भतीजी समझूंगा, इसलिए उम्मीद करता हूँ कि तुम मेरा सम्मान करोगी और आज के बाद जब भी मुझे मिलो मुझे अंकल कहकर बुलाना। ये कहकर मैं मुड़ा और मुस्कुराते हुए तो मुयान की तरफ देखा। तो वैन सिंह के सामने ही मैंने खुद आगे बढ़कर तो मुयान के होठों पर एक गहरा किस किया। ये मेरी जिंदगी भर के वादे की मोहर थी। तो वैन सिंह हमें देखती रह गई। उसका मुंह खोला रह गया, लेकिन उसके पास कहने के लिए कोई अल्फाज नहीं बचे थे। उसके जख्म पहले से ही तेज हरकत की वजह से खुल चुके थे और खून निकल रहा था। आखिरकार वो पूरी तरह थक कर जमीन पर गिर पड़ी और बेहोश हो गई। मेरी और तो मुयान की शादी के बाद भी तो वैन सिंह ने चैन से रहना नहीं चाहा। उसने तो परिवार के साथ बड़ा झगड़ा किया, फिर तो ग्रुप छोड़ दिया और अपना अलग बिजनेस शुरू करने का फैसला कर लिया। तो वैन सिंह हमेशा ये कहती रही थी कि एक दिन वो तो मुयान को पूरी तरह हरा देगी, लेकिन अफसोस उसकी काबिलियत बहुत ही आम थी। तो परिवार के रिसोर्सेज और सपोर्ट के बिना उसमें अपना बिजनेस खड़ा करने की हिम्मत बिल्कुल भी नहीं थी। वो बार बार फेल होती रही। समय के साथ तो परिवार ने भी मान लिया कि उनकी ऐसी कोई बेटी ही नहीं है। इसके अलावा मैं और तो मुयान बहुत जल्दी शेंजिंग में मजबूती से खड़े हो गए। हमने पुराने सबसे अमीर परिवार को पीछे छोड़ दिया और तो परिवार को सबसे टॉप पर पहुंचा दिया।
लिया। एक दिन मैंने उससे अचानक पूछा, वाइफ, अगर इस जन्म में तुम मेरी पत्नी ना बनती तो तुम्हारी जिंदगी कैसे होती? उसकी आंखों में हल्की सी उदासी उभर आई, फिर वो मुस्कुरा कर बोली, पतिदेव, पहले मैं तुम्हें एक कहानी सुनाती हूँ। 10 साल पहले मैं एक अमीर घराने के एक लड़के की अपकमिंग ऑफ एज पार्टी में शेंजन आई थी। पार्टी के दौरान कुछ अमीर लड़कों में बहस हो गई। गलती से उन्होंने एक छोटी लड़की के ऊपर रेड वाइन गिरा दिया। उस लड़की की सफेद और खूबसूरत ड्रेस खराब हो गई। वो जोर जोर से रोने लगी। आखिर वो उसकी जिंदगी का खास दिन था, लेकिन जिस अमीर लड़के की पार्टी थी वो इस बात पर गुस्सा नहीं हुआ। इसके बजाय वो दौड़कर अपने स्टडी रूम में गया, वहाँ से रंग और पेंट ब्रश लेकर आया। फिर उसने उस लड़की को प्यार से चुप कराया और उसकी ड्रेस पर लगे दाग को पेंट से बदल दिया। उसने उस दाग को एक खूबसूरत पेंटिंग में बदल दिया, एक ऐसा सनफ्लावर जो जिंदगी और उम्मीद से भरा हुआ था। वो लड़की अपनी नई ड्रेस देखकर बहुत खुश हो गई और मैं उस सच्चे गर्म दिल और सूरज की तरह चमकने वाले जैसे रोशन लड़के से उसी दिन प्यार कर बैठी। लेकिन अफसोस, उस लड़के के दिल में पहले से कोई और ही था। ये कहानी सुनकर मेरे आंखों में आंसू आ गए। मुझे समझ में आ गया कि इस कहानी का लड़का और कोई नहीं बल्कि मैं ही था। मैंने उसे जोर से अपनी बाहों में भर लिया। वो मुस्कुराई और मेरे आंसू को प्यार से चूम लिया। फिर धीरे से बोली, जो सवाल तुमने मुझसे पूछा, पिछले 10 साल में मैंने उसका जवाब ना जाने कितनी बार सोचा है। अगर इस जन्म में मुझे तुम्हारा साथ नसीब ना होता तो मैं पूरी जिंदगी अकेले रहने के लिए खुद को तैयार कर लेती और बस इतनी दुआ करती कि तुम्हारी जिंदगी सुख, शांति और खुशियों से भर रहे। तुम हमेशा सुरक्षित और खुश रहो। उस पल मुझे सब समझ आ गया। मेरे पास कोई वाइफ लक या किस्मत का वरदान नहीं था। हर जन्म में तो मुयान ही थी जो चुपचाप अपनी पूरी ताकत से मेरी हिफाजत करती थी। मैंने उसे और जोर से गले लगाया। फिर मैं मुस्कुराया और उसे देखते हुए कहा, तो मुयान, एक बेटी के बारे में क्या ख्याल है? और इसी के साथ दी एंड। वैसे एक बात भी कहना चाहता हूँ, ये कहानी असल में इस बात पर खत्म होती है कि सच्चा प्यार कभी सिर्फ पाने का नाम नहीं होता। कभी कभी वो सालों तक चुपचाप किसी की खुशी की दुआ करते रहने का नाम भी होता है। तो गाइस, मेरी वीडियो को दबा के लाइक किया करो भाई, और बाय।